आप सभी का स्वागत है अपने वर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। हमने पिछली क्लास में जलवायु के बारे में पढ़ा था कि हमारे भारत की मानसूनी प्रकार की जलवायु होती है, ये जो दिशा वायु की दिशा पर निर्भर करती है कि हवा किस प्रकार चलती है। 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर गिरती है, वही 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर आती है। हमने विभिन्न कारक भी पढ़े थे जलवायु को प्रभावित करने वाले। आज हम ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कितने प्रकार की ऋतु होती है और क्या क्या होती है, गर्मी क्यों होती है, वर्षा क्यों होती है, ये ठंड किस लिए पड़ती है। इस कारण भारत के जानने के लिए बहुत उपयोगी है और इसमें बहुत प्रकार का आनंद आएगा। हम आप साथ बने रहिए, हम पढ़ते आगे। ऋतु है मानसूनी जलवायु की विशेषता, एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होती है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में विभिन्नता होती है। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्य 4 प्रकार की ऋतुओं का पहचाना जा सकता है। शीत ऋतु मतलब ठंड वाली, ग्रीष्म ऋतु गर्मी वाली। कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन वापसी का काल होता है। क्या मानसून किस मौसम मतलब मानसून का आना और मानसून का जाना। जैसे मानसून के आने में बहुत सारी जगह पर वर्षा होती है, परंतु तमिलनाडु क्षेत्र को छोड़ के तमिलनाडु में मानसून जब जाता है, मतलब उत्तरी पूर्वी मानसून होता है, उससे वर्षा होती है। शीत ऋतु के बारे में पढ़ते हैं। शीत ऋतु किसे ठंड को कहते हैं। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी के ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण मतलब इसका तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने का पर घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस तथा 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती है। उत्तर में पूरा तुषारपात सामान्य है। तुषारपात मतलब तुषार मतलब बर्फ होता है, तो बर्फ का गिरना तुषारपात कहलाता है। तुषारपात मतलब बर्फ का गिरना, कणों के रूप में नहीं, छोटे छोटे रूपों में, तो हल्के हल्के बर्फ होते हैं ना, उसके रूप में। तथा हिमालय के ऊपरी भागों ढालों पर हिमपात होता है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। इस स्थल से समुद्र की ओर बहती है। जो व्यापारिक पवनें काफी के बारे में बताया था, देश में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है, तो ये स्थल से समुद्र की ओर बहती है। मैंने बोला था ना, 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर आती है, 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर आती है। क्यों? क्योंकि जब ठंड होती है तब स्थल पर हाई प्रेशर हो जाता है और समुद्र पर लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की ओर आती है। तो इसलिए देश के अधिकतर भागों में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है। कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहां ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है। पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है कब? जब ये देखिए इधर, ये तमिलनाडु इधर है, तो इधर की जो हवा इधर से अच्छी आती है, ऐसे आती है हवा, ऐसे हवा आती है तब। ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, तो यहाँ से जो हवा आती है ये पहले बंगाल की खाड़ी से सारे वो उष्मा ले लेती है, पानी ले लेती है, जो बादल बनाते हैं ऊपर जाने के बाद, फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे बारिश कर देती है। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिस हल्की पवनें तथा क्षेत्र के बाहर की प्रभावित होती है। उच्च में प्रभावित होकर ये पवन उत्तर पश्चिम तथा उत्तर मतलब पश्चिम और उत्तर पश्चिम में से गंगा घाटी में बहती है। सामान्य इस मौसम में तापमान साफ तापमान तथा आर्द्रता कम, पवनें शिथिल और परिवर्तित होती है। शीत ऋतु की होती है, तो मतलब सबसे मेन कारण यही रहता है कि जब ये भारत है और ये विषुवत रेखा, ये मकर रेखा, तो जब सूरज की किरणें इधर लंबवत पड़ती है, इन दोनों के बीच में पड़ती है, तो यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, क्योंकि यहाँ पे सूरज की किरणें कम होती है, तो ये जल्दी गर्म नहीं होता, ये जल्दी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो हाई प्रेशर हुआ तो यहाँ से हल्की पवनें इधर आती है, तो यहाँ पे सारी पवनें इधर आती है, तो यहाँ पे बिल्कुल हल्कापन हो जाता है।
हल्कापन होने के कारण यहाँ पे ठंड पड़ती है, और यहाँ पे हाई प्रेशर होने के बाद यहाँ पे बारिश होती है, गर्मी पड़ती है। तो भी समझे। देश के उत्तरी भाग में कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिससे हल्की पवन क्षेत्र से बाहर की ओर प्रभावित होती है। उच्चावच से प्रभावित होकर यह पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम गंगा घाटी में बहती है। सामान्य मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम, पवन शिथिल और परिवर्तित होती है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदान में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिमी ये क्षेत्रवादी प्रक्षोभ तथा अंतर्भाग विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर तथा पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। अब देखिए, ये भारत है, यहाँ पे भूमध्य सागर है, तो यहाँ पे कुछ ठंड के समय यहाँ पे बारिश होती है। इस क्षेत्र में ठंड के समय बारिश होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। तो यहाँ पे जो बादल बनते हैं, और यहाँ पे एक पश्चिमी तेज धारा होती है जो इधर से इधर ऐसे जाती है, तो भारत के ऊपर से निकलती है, तब यहाँ पे यहाँ के बादल यहाँ पे लेकर आती है। तो यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ या मावट कहते हैं, यहाँ पे बारिश होती है इस क्षेत्र में। यहाँ के बादल यहाँ पे बारिश करते हैं भूमध्य भूमध्य सागरीय भूमध्य सागरीय बादल यहाँ पे बारिश करे, तो भारत में बारिश करे तो उसको क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ या मावट। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिमी से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्भाव विशेष लक्षण। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर तथा पश्चिमी एशिया के उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इस कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट या मावट कहा जाता है, जिसकी कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी की फसलों के लिए बहुत उपयोगी। रबी मतलब गेहूं, और जो ठंड के समय नवंबर से लेकर मार्च के समय जो उगाई और कटाई की जाती है फसलों को, उनको रबी कहते हैं। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री प्रभावों के कारण, पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में प्रिय तापमान में प्रभावित नहीं होती। मतलब ये जो प्रायद्वीपीय भाग है, यहाँ पे शीत ऋतु नहीं होती, यहाँ पे बारिश बारिश और गर्मी पड़ती है बस, क्योंकि यहाँ पे पास में प्रायद्वीपीय के पास में यहाँ पे समुद्री पवन होती है, तो यहाँ गर्म, मतलब यहाँ पे गर्म होती है तो यहाँ पे ठंडी होती है, ऐसे जाती है, ऐसे या कोई कोई ऐसी आती है, इस कारण। अब ग्रीष्म ऋतु, सूरज की उत्तर की ओर आभासी क्षेत्र के कारण, आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पर पट्टी पर, मतलब देखो, सूरज के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पर पट्टी की ओर खिसक जाती है, भूमंडलीय ताप पट्टी की ओर खिसक जाती है। मार्च से मई तथा भारत की ग्रीष्म ऋतु होती है। कब होती है? तो मार्च से मई, मई के बाद तो मानसून आ जाता है, इसलिए मार्च से पहले ठंड होती है। ताप पट्टी के स्थानीय स्थानांतरण के प्रभाव पर पता विभिन्न, ये ताप पट्टी क्या होती है? आईटीसीजेड, ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, तो यहाँ पे, और ये मकर रेखा, तो यहाँ पे आईटीसीजेड होता है। ये ITCZ, जो जहाँ पे जिस पट्टी पर सूरज की किरणें बहुत ज्यादा होती है, वहां पे शिफ्ट होता है। ये लो प्रेशर का एक क्षेत्र है। ताप पट्टी के स्थानांतर के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च के मई के दौरान रिकॉर्ड किए जाते हैं। तापमान को देखकर लगाया जाता है। मार्च में दक्कन के पठार पर उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान 42 डिग्री होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्य 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार एक कम दाब वाला लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का अभिसरण इस गर्त के चारों ओर प्रभावित होता है। लू ग्रीष्मकाल के प्रभावी लक्षण है। यह धूल भरी गर्म और शुष्क पवनें होती है, जो दिन के समय
भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भाग में मई महीने के दौरान सामयिक धूल भरी आंधी आती है। ये आंधी स्थायी रूप से आराम पहुंचाती है क्योंकि ये तापमान के कम करती है तथा अपने साथ ठंडे समीर हल्की वर्षा लाती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गर्जन वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है। मतलब ये कहना चाहता है जो उत्तरी भारत में मई में मौसम में सामान्य धूल भरी आंधी आती है। मई के समय जिसे प्री मानसून कहते हैं क्योंकि ज्यादा तापमान मतलब जब ज्यादा गर्मी पड़ती है और अपने पूर्ण स्टेज पे होती है तब मई के महीने में होती है। तो यहाँ पे जो पानी होता है, यहाँ पे लो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो हाई प्रेशर की पवनें यहाँ पे आती है, इतनी तेज गति से आती है जिससे वो आंधिया बरसात सब कुछ साथ में होता है। कई कई जगह पे तो बारिश होती है तापमान को कम कर, क्योंकि ये उसके तापमान को कम कर देती है, साथ में ठंडे समीर हल्की वर्षा लाती है। मौसम में कभी कभी तीव्र वर्षाओं के साथ तेज हवाओं के साथ गर्जन वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इस सभी को प्री मानसून कहते हैं या पूर्व मानसून कहते हैं। मानसून से पहले वाली वर्षा कई क्षेत्रों में इसे काल वर्षा की कहते हैं, कई क्षेत्रों में इसे आम्ल वर्षा कहते हैं। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है, मतलब बर्फ में गिरना, मतलब ओले गिरना। वैशाख के महीने में होने का कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैशाखी कहते हैं। वैशाख के महीने में होने पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में के अंत में कर्नाटक या केरल के प्राय पूर्व मानसून वर्षा होती है, जिसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं, इसे आम्ल वर्षा कहते हैं। कर्नाटक केरल, कहाँ पे कर्नाटक और केरल में पूर्व मानसून वर्षा होती है। पूर्व मानसून से पहले की वर्षा आम जल्दी पक जाते हैं, इसलिए आम वर्षा कहते हैं। अब वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन हम बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए पढ़ने के लिए, और अच्छे से अच्छे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको और क्या पढ़ना है, और कुछ गलती हो तो हमें बताइए कि हमारी क्या गलती हुई है। धन्यवाद। हम आगे बात करेंगे और